प्रीवियस वीडियो में आपने क्रेडिट, डेबिट और बैंक अकाउंट का लेजर बनाना सीखा था। इस वीडियो में आपको परचेज और सेल का लेजर बनाना सिखाएंगे। इसके बाद आपको स्टॉक का लेजर बनाना सिखाएंगे, स्टॉक का हिसाब रखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले काउंट इन्फो में आएंगे, लेजर में आएंगे, क्रिएट लेजर। इनका तीनों का बटन मैं बता चुका हूँ पहले ही, फिर से बता देता हूँ। क्रिएट लेजर में नया लेजर बनाते हैं। डिस्प्ले में हम बने हुए लेजर को देख सकते हैं, जो भी हमने अब तक के लेजर बनाए हैं। एल्टर में हम इसको लेजर को बने हुए को चेंज कर सकते हैं। निचले भी ऑप्शन बता दूं, नीचे मल्टीपल लेजर का ऑप्शन है। जैसे हम क्रिएट लेजर में जाएंगे, यहाँ से हम मल्टीपल लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हो। डिस्प्ले में एक साथ बने हुए लेजर को देख सकते हो, मल्टीपल को। एल्टर में आप एक साथ सभी लेजर को चेंज कर सकते हो। तो हम 1 बाई 1 पर करके बनाएंगे, इसलिए हम क्रिएट लेजर में जाएंगे। आज हम सेल का लेजर बनाएंगे। सेल अकाउंट, नेक्स्ट सेल अकाउंट में एंट्री करेंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स लिख दूँ, सेल्स अकाउंट। जो हमारा लेजर बन चुका है। इसके बाद हम परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे। इसकी एंट्री हम परचेज अकाउंट में करेंगे। परचेज, यस, ये हमारा दूसरा लेजर भी क्रिएट हो चुका है। परचेज लेजर, सेल लेजर। इसके बाद हम स्टॉक का लेजर बनाएंगे। इसकी एंट्री हम स्टॉक अकाउंट में करेंगे। स्टॉक इन हैंड, इसमें जो सभी लेजर दी हुई है, आपको सभी का 1 बाई 1 करके लेजर बनाने हैं। जैसे स्टॉक का लेजर भी बनेगा, इसकी एंट्री स्टॉक एंड हैंड में होएगी। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको कल भी बताया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट में हम वो खर्चे लिखेंगे जिससे हम, जैसे मान लो कि सामान परचेज करते हैं, उसमें हम डायरेक्ट उसका खर्चा ऐड कर देते हैं। कोई सामान बाय किया, उसमें ट्रांसपोर्ट का जो रेडी भाड़ा लगा वो हम डायरेक्ट कस्टमर से ले सकते हैं, उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे मान लो कोई रिपेयरिंग का खर्चा है, कोई टूट फूट है या कुछ एक्स्ट्रा है, उसकी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एंट्री करेंगे। इसके अलावा लोन, लायबिलिटी, लोन का भी बनाएंगे हम अकाउंट। स्टॉक का, सेल्स का, सभी के अकाउंट बनाने हैं आपने 1 बाई 1 करके। एसेट्स का बनाएंगे। एसेट्स मतलब संपत्ति, जो आपने जो स्थायी संपत्ति होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, काउंटर हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, जो मतलब जिसको हम खरीदा बेचा नहीं जा सकता, जहाँ कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री उनमें मशीनें लगी हुई है, उसका लेजर भी बनेगा। उसकी एंट्री स्टॉक में आएगी। तो किसकी एंट्री किस में आएगी ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको एक बारी नोट्स को रीड करना पड़ेगा। नोट्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जिससे आप नोट्स की पीडीएफ को रीड कर सकते हो। इसमें आपको जितनी भी एंट्री है सभी का 1 बाई 1 करके आपको डिटेल में मिल जाएगी, किसकी एंट्री किस में करनी है। तो आप सभी एंट्रियाँ 1 बाई 1 करके सभी का लेजर बनाना है आपने। जितने भी इसमें दिए हुए हैं 28 तरह के लेजर होते हैं, इसके आपने सभी के लेजर बनाने हैं। तो फिलहाल हम इसकी स्टॉक की एंट्री कर लेते हैं। स्टॉक एंड हैंड में स्टॉक की एंट्री कर ली है। इस तरीके से हम 1 बाई 1 करके सभी का लेजर बनाएंगे। क्रेडिट का, डेबिट का, सेल्स का, परचेज का, बैंक अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, स्टॉक का, सभी का लेजर बनेगा। तो एक बार हम पीडीएफ की तरफ जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होएगी। इस पीडीएफ को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि किसका लेजर क्यों, कैसे, किस चीज़ में बनाना है आपने। एक बार आप इस पीडीएफ को रीड कर लेना। जैसे लेजर एक बुक होती है जिसके अंतर्गत टैली में सभी अकाउंट खाते बनाए जाते हैं। ये तो आप समझ ही गए।
अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट। इसे मैंने विस्तार से दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इसके अंतर्गत हम सभी व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, बैंक, कंपनी के कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। जैसे कोई, मैंने आपको पहले ही बताया था, मालिक का खाता होता है, पर्सनल अकाउंट में खोलेंगे ये सभी अकाउंट। जैसे मान लो कि ट्रस्ट के नाम से अकाउंट खोलना है, तो कोई ट्रस्ट के फर्म का अकाउंट खोलेगा, कोई कंपनी का खोलना है, कोई बैंक का खोलना है, तो ये सारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे कैपिटल अकाउंट सभी। अब बात करें रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में सभी गुड्स एंड एक्स्ट्रा के खाते शामिल होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, पेन, कॉपी, ऑयल, शॉप, ईट्स आदि। अब ये गुड्स एंड एसेट्स क्या होता है? एसेट्स जैसे आपको बताया था संपत्ति होती है, जैसे कोई मेज, कुर्सी जो स्थायी संपत्ति होती है उसको हम एसेट्स कहते हैं। गुड्स मतलब सर्विस, जैसे आपने मान लो स्टेशनरी की शॉप है, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सभी गुड्स के अंदर आएगा। कोई किराने की शॉप है, चाय, चीनी, ये सब कुछ गुड्स के अंदर आएगा। मान लो कोई मॉल है, मॉल के अंदर काफ़ी सारी वैरायटी है जिसको हम परचेज सेल करते हैं ना। कोई सब्जी की दुकान, मान लो कोई सब्जी सेल कर रहा है, टमाटर, प्याज, भिंडी, तोरियाँ, मिर्ची, ये सभी गुड्स के अंदर आएगी। और जो एसेट्स होता है, एसेट्स स्थायी संपत्ति जिसको हम खरीद बेच नहीं करते, एक बार हम बिजनेस के लिए ले आके रखते हैं, जैसे काउंटर, मेज, कुर्सी। इसके अलावा कोई मान लो मशीनें आपके बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली, प्रिंटिंग मशीन आ गई, इस तरह की किसी प्रकार की मशीन है, ये सभी एसेट्स में आएगी। गुड्स में प्रोडक्ट आएंगे, एसेट्स में मतलब स्थायी संपत्ति आएगी। जैसे ये इस शॉप में आप देख सकते हो जो फर्नीचर लगा हुआ है, फर्नीचर सारा एसेट्स में आएगा। गुड्स एंड एड्स, गुड्स में मतलब जो भी आपकी आइटमें हैं, जैसे कोई सब्जी है, कुछ भी मान लो आप, कोई किराने का सामान है, कोई स्टेशनरी शॉप है, कोई कॉस्मेटिक की शॉप है, वो सारा गुड्स में आएगा। उसकी एंट्री हम गुड्स में करेंगे। स्टॉक मतलब उसी को, स्टॉक हम परचेज और सेल करेंगे। नॉमिनल अकाउंट, जितने भी आया के खर्चे के खाते होते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सेल अकाउंट, लाइट बिल, रेंट, एडवर्टाइजमेंट आदि। जैसे मान लो आपने किसी को कोई चीज़ सेल की तो उससे आपकी इनकम आई, और इनकम की एंट्री किस में करेंगे? हम सेल अकाउंट में करेंगे। मतलब कहीं से भी अपने को इनकम आ रही है उसकी एंट्री सेल अकाउंट में की जाएगी। इसके अलावा जैसे कोई लाइट, पानी, बिजली, जहाँ मैंने आपको बताया कोई चीज़ का कोई खर्चा आता है, किसी प्रकार का कोई खर्चा आता है, लाइट, पानी, बिजली का, रेंट का, शॉप का किराया, गोदाम का किराया, इस तरीके की एंट्री हम, इस तरह के जो खाते होते हैं उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अकाउंट आपको बताया था ना तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो इन तरह के इन जो खाते खोल लेंगे इसके अंतर्गत, उन सभी खातों को हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। ग्रुप क्या होता है? जैसे मान लो ग्रुप नाम से पता चल रहा है एक समूह होता है। जैसे मान लो लाइट पानी का जो भी बिल है, जैसे लाइट का या शॉप का रेंट, जिस सभी प्रकार के बिल होते हैं उसका हम एक ग्रुप बना लेंगे। इस तरीके से हम सभी चीज़ों का ग्रुप बनाकर काम करेंगे। तो टैली में 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं। जैसे हम ग्रुप बनाएंगे तो उसमें एंट्री ढूंढनी आसान हो जाती है। मान लो एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आपने एक तरह की सभी एंट्री कर दी, आपने एंट्री की पहचान करानी है तो 1 मिनट में आप ग्रुप के नाम से उस एंट्री की पहचान कर सकते हो। ग्रुप से काम ईजी हो जाता है। तो टैली में 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं, वो आगे हम विस्तार से समझेंगे कौन से ग्रुप होते हैं, किसकी एंट्री किस में करेंगे। गुड्स का मतलब होता है माल, सामान को हम गुड्स कहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गुड्स हम जो भी मान लो जी इस शॉप में जो भी सामान है उसको हम गुड्स कहेंगे। बिजनेस में जो भी दैनिक रूप में खरीदे और बेचे जाता है उसे गुड्स कहा जाता है, जहाँ माल या फिर आप सामान भी कह सकते हो। तो जो भी जितनी भी आइटम है, मान लो आपका एक बड़ा सारा मॉल है, मॉल में जितनी भी प्रकार की आइटमें हैं वो सभी गुड्स है। जो हम
बेचने के लिए लेकर आते हैं। जो हम परचेज करते हैं और उसको सेल करने के लिए जो भी हम आइटम लेके आते हैं उस सभी को गुड्स कहते हैं। स्टॉक, मान लो आपके दिन के 10 से 15 पीस सेल होते हैं किसी आइटम के, तो आपको जो मतलब 500-700 पीस आपने मंगा के रख रखे हैं, तो उस सभी को हम स्टॉक कहेंगे। स्टॉक में मतलब एक बहुत सारा माल हमें एक साथ मंगा के रख लेते हैं शॉप में, जब कोई आपको लगता है भी ये माल हमें सस्ते रेटों में मिल रहा है, इसका हमें स्टॉक कर लेना चाहिए। तो स्टॉक का मतलब होता है मतलब एक साथ बहुत सारे माल को हम इकट्ठा करके रख लेना, भी आगे हम फ्यूचर में धीरे धीरे करके इसको सेल करते रहेंगे, उसको स्टॉक कहते हैं। स्टॉक किसी भी सामान गुड्स का किया जाता है, गुड्स मतलब किसी भी प्रकार के आइटम है उस सभी का हम स्टॉक करके अपने गोदाम में रखेंगे, तो उसको हम इसकी एंट्री हम स्टॉक अकाउंट में करेंगे। जो भी हमारे पास सामान का स्टॉक होगा, एसेट्स मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो स्थायी संपत्ति होती है जैसे कुर्सी, मेज, काउंटर, ये सभी एसेट्स है। इसमें कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर है मेरा, लैपटॉप है, इसको मैंने परचेज सेल तो करना नहीं है, अगर परचेज सेल करूँगा फिर तो उसकी एंट्री गुड्स में चली जाएगी। ये एसेट्स है मतलब स्थायी संपत्ति है हमारी, है तो गुड्स भी, ये एक तरह का मैंने बाई किया था किसी से, पर इसकी एंट्री हम गुड्स में नहीं करेंगे, इसकी एंट्री हम एसेट्स में करेंगे। मतलब स्थायी संपत्ति, इसको हमने बेचने के लिए नहीं लेकर आए, गुड्स में केवल वही एंट्री करेंगे जो हम खरीदने और बेचने के लिए लेकर आए हैं। जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर आए हैं आइटमें, उसकी एंट्री हम एसेट्स में करेंगे। मतलब स्थायी संपत्ति जिसको हम ना कभी खरीदेंगे ना कभी बेचेंगे, हम अपने यूज के लिए लेकर आए हैं। जैसे कुर्सी हुआ, कुर्सी मैं अपने पर्सनल अकाउंट के लिए लेकर आया हूँ। एक लैपटॉप है, मैंने पर्सनल अकाउंट के लिए खुद के लिए एक लैपटॉप लेकर आया हूँ, एक प्रिंटिंग मशीन लेकर आया हूँ, उसकी सभी की एंट्री गुड्स में आएगी। उसकी सभी की एंट्री एसेट्स में आएगी। गुड्स में तो वो दूसरी एंट्री आती है ना, जिसको हम माल परचेज सेल करते हैं। लायबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी, दायित्व। लायबिलिटीज मतलब दायित्व में इसमें कौन सी एंट्री आएगी? मान लो हमने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन ले रखा है, तो उसको हमें चुकाना भी पड़ेगा, उसकी एंट्री लायबिलिटीज में आएगी। मतलब दायित्व ये हमारा जिम्मेदारी है। फ्यूचर में मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए, वो हमें आपको वापस करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल हम समय के अनुसार ब्याज में तो उसको वापस करेंगे, तो उसकी एंट्री लायबिलिटीज मतलब दायित्व जिम्मेदारी में आएगी इसकी एंट्री। डेबिटर मतलब देनदार। अब लेनदार, देनदार, क्रेडिटर, इनके चक्रों में मत पड़ो, सिंपल शब्दों में याद रखो। अगर किसी से कुछ सामान आ रहा है, सामान आए चाहे पैसा आए चाहे कुछ भी, अगर किसी से आ रहा है वो हमारा क्रेडिटर है, अगर किसी से कुछ जा रहा है वो हमारा डेबिटर है। हिंदी शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्यों? हम टैली में जब कंप्लीट एंट्रियाँ इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वो लेनदार देनदार के चक्रों में मत पड़ना। आप इंग्लिश में बस जिससे सामान आ रहा है वो हमारा क्रेडिटर है, जिसके पास माल जा रहा है या जिसको हम कुछ दे जा रहा है हमारी तरफ से, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, वो इसकी एंट्री हम डेबिटर में करेंगे। क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी से कोई सामान खरीदा, तो मेरे अपनी तरफ से तो एंट्री क्रेडिटर में कर ली, क्यों? मैं इनसे बाय कर रहा हूँ। पर हमारा क्या होता है, वो जिन्होंने हमें सामान बेचा वो तो हमें डेबिट कर रहे हैं ना, हम क्रेडिट कर रहे हैं, वो डेबिट कर रहे हैं। पर इन चक्रों में नहीं पड़ना, वो क्रेडिट करे डेबिट करे, वो अपना हिसाब खुद रखे, अपने को कोई मतलब नहीं। हम अपना हिसाब रखेंगे, हमारे पास कुछ आ रहा है उसकी एंट्री क्रेडिट में करेंगे, हमारे पास कुछ जा रहा है उसकी एंट्री डेबिटर में करेंगे। उसका हिसाब वो खुद रखेगा, उसका वो क्रेडिट है कि डेबिट है उसका हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास कुछ आएगा वो क्रेडिट है, हमारे पास से कुछ जाएगा वो डेबिट है। अगर हम किसी को पैसे देंगे वो डेबिट है, अगर किसी से पैसे लेंगे क्रेडिट है, अगर किसी को सामान बेचेंगे वो डेबिट है, किसी से सामान खरीदेंगे वो क्रेडिट है। बात खत्म, इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आ रहा है क्रेडिट, जा रहा है डेबिट, बात खत्म। ये भी आपने समझ लिया, कुछ आ रहा है तो क्रेडिट डेबिट, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। क्या होते हैं बच्चे आजकल इसमें सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, सर मैंने बैंक को पैसा दिया, मैंने तो डेबिट किया, उसने क्रेडिट किया। मतलब कुछ आ रहा है क्रेडिट, कुछ जा रहा है डेबिट, बात खत्म। एक्सपेंसेस में आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, इसमें हम खर्चों का हिसाब रखेंगे।
जैसे मान लो गाड़ी का किराया, रूम का रेंट, बिजली का बिल, मशीनरी, मजदूरी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना बिजनेस को बड़ा करने के लिए, उस सभी की एंट्री एक्सपेंसेस में आएगी। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक इनडायरेक्ट। मतलब कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा लगता है जिसमें हम सामान में आइटम में जोड़ के कस्टमर से ले सकते हैं, उसकी एंट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जो हम किसी में जोड़ के, जैसे मान लो किराया भर दिया हमने, कोई एडवर्टाइजमेंट कर दी, उसकी एंट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में करेंगे। आहरण, मान लो कैपिटल अकाउंट है, बिजनेस का मालिक होता है, उसका कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। कैपिटल अकाउंट से जो पैसे आएंगे वो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मालिक अपनी पूंजी लगाएगा, इसके बाद वो कुछ खर्चों के लिए पैसे निकालेगा कैपिटल अकाउंट में। तो जो खर्चे निकालेगा बिजनेस, जैसे बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए जो पैसे व्यापार से लेता है, उसकी एंट्री ड्राइंग आहरण में करेंगे। ड्राइंग में वो एंट्रियाँ करेंगे जिसमें मालिक अपने बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, उसकी एंट्री ड्राइंग में होएगी। इनकम, आय, इनकम, जैसे मान लो कुछ भी हम परचेज करते हैं, उसको सेल करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है उसको हम इनकम कहते हैं। असल में वो हमारी असली कमाई है, उसमें असली कमाई उसको भी नहीं कह सकते। जैसे हमने मान लो कोई 20 रुपये की आइटम खरीदी, 25 रुपये की हमने सेल कर दी, 5 रुपये हमें प्रॉफिट बचा, वो है तो हमारी इनकम, पर उसको अभी हम इनकम नहीं मानेंगे। इनकम तब मानी जाएगी जब उसमें लाइट, पानी, रेंट सभी खर्चे निकलेंगे। मान लो आपने 5 रुपये कमाए, उसमें भी आपने 2 रुपये अदर खर्चों में निकाल दिए, जैसे लाइट का, दुकान का किराया वगैरह में मान लो, तो आपके पास शुद्ध इनकम कितनी बची? 3 रुपये बचे। तो असली इनकम वो है जो आपकी खर्चे निकालने के बाद बचती है। जैसे ही आप टैली अकाउंट में अपना हिसाब किताब रखोगे, साल के ईयर में आपको टोटल इनकम पता चलेगी, मैंने इतना माल बाय किए, इतना सेल किए, इतना प्रॉफिट हुआ, मैंने अपने लेबर का खर्चा निकालने के बाद, दुकान का रेंट, लाइट पानी का बिल, कोई अदर खर्चा निकालने के बाद जो मेरा आपकी शुद्ध बचेगा ना साल के एंड में, उसको असली इनकम माना जाएगा। भी मैंने बिजनेस में अपने घरेलू खर्च के लिए इतना बचाया है। जो बिजनेस का खर्चा होता है उसको हम घरेलू खर्च में, इनकम में नहीं गिनेंगे। इनकम में बिजनेस के खर्चे निकालने के बाद जो हमारे घरेलू खर्चे के लिए पैसे बचते हैं उसी को इनकम में गिना जाता है। किसी को सेल मतलब आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो, उससे आप चाहे पैसे ले रहे हो, चाहे उसमें बदले में कुछ आइटम ले रहे हो उनसे आप, पर हम जो कुछ बेच रहे हैं उस सभी को हम सेल में गिनेंगे, जिससे हमें इनकम जनरेट हो रही है। मान लो आपने कोई 1000 रुपये की आइटम 1200 में सेल कर रहे हो, आपको 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, चाहे उससे पैसे ले लो 1200 रुपये, चाहे उसको कोई बदले में 1200 मूल्य की कोई अदर आइटम ले लो उनसे, पर आपने जो 1000 में बाई की है उसको 1200 में बेचता, वो 200 रुपये आपका प्रॉफिट ही गिना जाएगा। चाहे आपने उससे बदले में कैश लिया है, चाहे उनसे अन्य सामान लिया है, आपने 1000 की आइटम अगर 1200 में सेल की है तो वो प्रॉफिट में आएगी, मतलब सेल अकाउंट में करेंगी एंट्री इसकी, मतलब हमने इसको बेचा है माल, सेल अकाउंट में जो भी हम सामान सेल करेंगे बेचेंगे उसकी एंट्री सेल अकाउंट में करेंगे। परचेज, किसी से कोई सामान खरीदते हो तो उसकी एंट्री परचेज अकाउंट में करेंगे। मान लो आप कुछ भी, मतलब बिजनेस के लिए आप कोई सामान खरीद रहे हो, कुछ भी सामान खरीद रहे हो गुड्स में, मतलब ऑल आइटम जो भी अपना बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो माल आप खरीद रहे हो उस सभी की एंट्री परचेज अकाउंट में की जाएगी। तो ये हमारी इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आज प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। शुभ रात्रि।